इस देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कोई भी ले सकता है. If you are in general category, you have to be in first 75 ranks to be IAS. If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो ओबीसी में था पर उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया. सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी. इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा. आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद जरूरत भी नहीं है उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये जरूरी है और ये होगा. अब ये जो केस आप बता रही हैं ये ओबीसी आरक्षण का है. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे. इस देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कोई भी ले सकता है. आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ. ओबीसी में क्या पेच है कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है. इंदिरा साहनी के 1980 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था. अब नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल. इससे बचना होता है. मैं बचना होता है. हाँ, सही बात है. देखिए इतना डिफरेंस है. इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS. If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी. कि मैं बन ही जाऊं. जी. मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो ओबीसी में था पर उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया. ये कहेगी कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, Why should I take reservation? ऐसे भी लोग हैं. जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप ओबीसी नहीं हो सकते. यू गेट इनटू क्रीमी लेयर. आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं. लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में है, इनकम चाहे 8 लाख से ज्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं. अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज्यादा है, उनके बच्चे ओबीसी में क्यों ना आए. तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में है, सी और डी में, उनके बच्चों को हम ओबीसी में रखेंगे चाहे इनकम ज्यादा हो जाए. 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे. फिर एक और खेल खेला गया. एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट. बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर. बिल्कुल. अब देखिए पेज क्या है. ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है. ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है, अंतर इसमें. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि मेरे फादर IAS ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद. मैं ओबीसी में आता हूं लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है. उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है. इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर. बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं. उनका रेंट आता है कई लाख रुपए. मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है. एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से. अब मुझे IAS बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए. जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो सब एकदम विजिबल है. उतना ही मैं कह रहा उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते. नहीं, जो ITR में है मैं उसी की बात कर रहा हूँ. हाँ, ओके. होगा तो 10 टाइम ज्यादा. हाँ. जो ITR में मैं उसकी बात कर रहा हूँ. उसमें भी आप नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. अब मान लीजिए मुझे IAS बनना है और मैं अपने फादर से कहूंगी पापा IAS बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो. बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप. रिजाइन कर दिया उन्होंने. 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं. अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया. जैसे रिजाइन किया अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है. लेकिन अब क्या लागू होता है? ITR. कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है. अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता. तो वो क्या कर सकते हैं? मेरे फादर और मेरी मदर
अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, बीइंग इन ओबीसी, आई एम स्टिल eligible to be an OBC और पेरेंट्स ये कर देंगे अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गवा दें, ये सब कर लेंगे? पेंशन क्यों गवाएंगे, पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं 2 years नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा ओके, कितनी सर्विस, हाँ ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती है, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटनी कि ये ऐसे किया फिर उससे ट्रांसफर। और मैं जितने गिफ्ट डीड आप बार-बार चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके, कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत कम केसेस हैं, होल्स जो है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज इट इज लीगली पॉसिबल। हाँ, जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने ये किया है। यस दे डू इट। हाँ, अब ईडब्ल्यूएस पे देखिए। पर अब गवर्नमेंट क्या करे? मतलब आपने विद अ गुड इंटेंशन, आई एम प्रिज्यूमिंग विद अ गुड इंटेंशन, आपने रिजर्वेशन किया कि हाँ पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जो जनरेशन से जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं उनको आप उठाना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन के पीछे कोई पॉजिटिव थॉट था। यस, लेकिन ये घुमा फिरा के मतलब मुझे इस पे डाउट है कि सरकार के इंटेंशंस हमेशा अच्छी ही रही होंगी। कभी तो अच्छी थी। आजकल ये भी कहना मुश्किल है, कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस में हम आरक्षण देते हैं। जैसे आजकल ये बड़ा खेल है कि एक समुदाय के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, ट्रेन्स रोकी, हमने उनको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वो भी है। ये तो गलत बात है ना भाई। आप सोशल जस्टिस केवल पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे किसी कास्ट को, ये मराठास, जाट्स एंड ऑल जो लैंड ओनिंग कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो उन पैरामीटर्स पर नहीं आती कि उनको आरक्षण मिले तो क्यों मिलना चाहिए? और डेमोक्रेसी में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ऐसी स्कीम्स बनवाता है। ये तो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट, फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूं इस तरह के, अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं, अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है, ये किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं, या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट है। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम की महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों के मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है। बच्चे को एग्जाम देना है,